बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ सैयद उबैदुर रहमान फ्रॉम जामिया मिलिया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इवनिंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाई जाती हैं, किस तरह से बनाई जाती हैं और उसका स्पेसिमेन हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते क्यों हैं। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आमतौर पे कंपनीज या जितनी भी बिजनेस एंटिटीज़ हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं वो ज़्यादातर साल के आखिर में बनाती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज या कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंटेन कर रहे होते हैं अपनी स्ट्रेंथ को देखने के लिए, अपनी एबिलिटी को देखने के लिए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ इनसाइड यूजर्स के लिए नहीं होती, बल्कि ज़्यादातर आउटसाइड यूजर्स इसको देख के डिसीजन मेकिंग करते हैं। ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जो किसी बिजनेस के अंदर या कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, या फिर वो तमाम इदारे जिनका काम क्रेडिट देना होता है जैसे कि बैंक्स हैं। तो बैंक्स कभी भी कर्जा देने से पहले किसी भी कंपनी की या किसी भी बिजनेस की लास्ट आमतौर पे 5 इयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं कि क्या इसकी इतनी एबिलिटी है कि वो क्रेडिट को उतार सकते हैं कि नहीं, क्या इसकी इतनी एबिलिटी है कि वो हमको इंटरेस्ट पे कर सकते हैं कि नहीं। ये तमाम चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर डिसाइड की जाती हैं। आउटसाइड जो यूजर्स होते हैं वो इनको देख के डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब वैसे तो हमारे पास जो ज़्यादातर स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं वो तीन हैं: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट फ़िलहाल आपका इस साल कोर्स में नहीं है, बल्कि सेकेंड ईयर में भी नहीं है, वो आप बीकॉम फाइनल में आपके कोर्स के अंदर मौजूद होगा। अभी आपके पास दो स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अंदर हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनती है ये बनती है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। कंपनी के लिए थोड़ा सा बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बाकी बेसिक्स सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आपकी सेम होती हैं। अब देखिए, आपके पास दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एक आपके पास है इनकम स्टेटमेंट और दूसरी आपके पास है बैलेंस शीट। अब पहले तो हम इनकम स्टेटमेंट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम पूरे साल में होने वाली इनकम और पूरे साल में होने वाले एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। यहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कि फर्म को या कंपनी को या किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। सेकंड हमारे पास है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बैलेंस शीट आपको क्या चीज रिप्रेजेंट करके देती है, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ चीज़ें अहम हैं, जैसे फर्म के पास इस वक्त कितने एसेट्स मौजूद हैं, उसके ऊपर कितनी लाइबिलिटीज़ हैं और उसकी कितनी ओनर्स इक्विटी है। ये तमाम चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं? बैलेंस शीट से। अच्छा, अब आपको याद होगा कि आप जो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते थे वही आपके पास बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहलाती है। और तो बैलेंस शीट में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक साइड पे तमाम एसेट्स मौजूद होते हैं और दूसरी साइड पर लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी मौजूद होती है। एसेट्स आपके पास क्या कहलाते हैं? रिसोर्सेज, जबकि लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी आपके पास क्या कहलाते हैं? सोर्सेज। इट मीन्स liabilities and owner's equity are the sources of these assets. अब अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट को इस स्पेसिमेन के थ्रू हम डिस्कस करते हैं, ताकि हमें ये फॉर्मेट इसका समझ में आ जाए कि फॉर्मेट क्या है, इसका किसको किस तरह से बनाना है। तो आप लोग ये साथ साथ नोट कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, सबसे पहले हमें रिकॉर्ड करना है किसको? रेवेन्यूज़ को। और रेवेन्यूज़ में हमारे पास सबसे पहले क्या मौजूद है? सेल्स रेवेन्यू। अब सेल्स रेवेन्यू हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। अब इस सेल्स रेवेन्यू में से हम दो चीजें लेस करेंगे, एक सेल्स रिटर्न अलाउंस एंड सेल्स डिस्काउंट। दोनों को यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ऐड करके यहाँ से हम क्या करवा देंगे? लेस करवा देंगे। यहाँ पर ब्रैकेट रह गए हैं लगना, बहरहाल ये दोनों लेस होंगे यहाँ से।
लेस करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास कहलाएगी नेट सेल्स। तो पहला स्टेप आपके पास क्या है, टू फाइंड आउट द नेट सेल्स। अब इस नेट सेल्स में से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी जो आपने सेल्स करी है वो आपको खुद कितने की पड़ी थी, वो यानी उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी थी मर्चेंडाइज की, वो आपने इसमें से नेट सेल्स में से लेस करना है। और नेट सेल्स में से हम जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस करेंगे तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कंप्यूट करेंगे। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कंप्यूट करने का तरीका आपके पास क्या है, सबसे पहले हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग में हम ऐड करेंगे परचेजेस। अब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग में परचेजेस को ऐड करने से पहले हम देखेंगे क्या परचेजेस में ट्रांसपोर्टेशन इन ऐड हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो पहले हम इसको यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपके पास कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, परचेज डिलीवर्ड कॉस्ट। फिर इस परचेज डिलीवर्ड कॉस्ट में से हम दो चीजें और, यानी परचेज रिटर्न एंड परचेज डिस्काउंट, दोनों को हम ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद परचेज डिलीवर्ड कॉस्ट में से लेस करेंगे। तो लेस करने के नतीजे में हमारे पास आ जाएगा नेट परचेजेस। ये हमारे पास आ गया नेट परचेजेस। नेट परचेजेस को हम ऐड करेंगे बिगिनिंग इन्वेंट्री पे। अब अगर देखें किसी क्वेश्चन के अंदर आपके पास सिर्फ परचेजेस गिवन है, ट्रांसपोर्टेशन इन, परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट आपको नहीं दिया हुआ है, तो आप उसको एक कॉलम पहले आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट परचेजेस को बिगिनिंग इन्वेंट्री में ऐड करवा देंगे। अब बिगिनिंग इन्वेंट्री में जब हम परचेजेस या नेट परचेजेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का अमाउंट, यानी इतना आपके पास पहले से पड़ा हुआ था और इतना आपने इस दफा इस पीरियड के अंदर और परचेज किया, तो आपके पास टोटल कितना हो गया, ये अमाउंट, यानी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इतना आपके पास बेचने के लिए मौजूद है। इसमें से हम लेस करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को। अब एंडिंग इन्वेंट्री आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगी, एडजस्टमेंट से पिक करके आप इसमें से लेस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। अब सेल्स हमारे पास फाइनल कॉलम में लिखी हुई है, उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में क्या चीज आ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब देखें दो स्टेप हमारे पास हो गए, पहला स्टेप रेवेन्यू का, दूसरा स्टेप आपके पास ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, तीसरा स्टेप हमारे पास है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसको आप एडजस्ट करके लिखेंगे। सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग, डेप्रिसिएशन, बेडेड एक्सपेंस, अमोर्टाइजेशन, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इसके अलावा और भी बहुत से एक्सपेंसेस हो सकते हैं। वो जितने भी एक्सपेंसेस जो आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे, यानी जो बिजनेस को रन करने के लिए आपको हर हाल में एक्सपेंस करने पड़ते हैं, वो एक्सपेंस क्या कहलाते हैं, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उन सबको आप ऐड करके टोटल करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट से क्या करेंगे, इसको हम लेस करेंगे। लेस करने के नतीजे में जो आपके पास प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट क्या कहलाएगा, आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप फर्दर ऐड करेंगे अदर इनकम इफ गिवन, कमीशन इनकम, रेंट इनकम, इसको भी आप एडजस्ट करके लिखेंगे अगर एडजस्टमेंट की जरूरत है। इन दोनों को आपने ऐड किया, ऐड करके ऑपरेटिंग इनकम में ऐड करवाया, तो ऐड करने के नतीजे में जो आपके पास नेट इनकम आई है फिलहाल वो है इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आप उसी वक्त लिखेंगे जब आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट और टैक्स गिवन होगा। फिर इस अमाउंट में से आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को लेस करेंगे तो उसके नतीजे में आपके पास आ जाएगा नेट इनकम बिफोर टैक्स। और लास्ट में आप इसमें से क्या लेस करेंगे, इनकम टैक्स इफ गिवन, तो आपके पास फाइनल इनकम आ जाएगी नेट इनकम आफ्टर टैक्स। अब बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपका यहीं पर खत्म हो जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर ही खत्म हो जाता है, तो फिर हम इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही किसके इक्विवेलेंट मान लेते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट इनकम के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। अब अगला जो हमारे पास जो स्पेसिमेन है वो इनकम स्टेटमेंट का, ये इसको मैंने कुछ क्लासिफाई किया हुआ है कि पहले आपको सबसे पहले ये रेवेन्यू का हिस्सा आपको कंप्लीट करना है, सेकंड में आपको कंप्लीट करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, थर्ड में आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपको क्वेश्चन में कभी गिवन होती हैं कभी नहीं होती, तो उसको मैंने बॉक्स नहीं किया या मैंने तीन चीज़ों को बॉक्स कर दिया। अब फाइनल हमारे पास जो स्पेसिमेन है वो है बैलेंस शीट का।
अब बैलेंस शीट में ये जो बैलेंस शीट है ये सोल प्रोप्राइटरशिप की है, और बैलेंस शीट में हमारे पास लेफ्ट साइड पे एसेट है, इसको हम डेबिट साइड भी मान सकते हैं, और राइट साइड पे हमारे पास इक्विटीज़ है, इसको हम क्रेडिट साइड भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सारे बैलेंसेस मौजूद होते हैं इनका नॉर्मल बैलेंस कहाँ होता है, क्रेडिट साइड पे। एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कैश ऑन हैंड या कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल में से हम लेस करेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स और लेस करके इसका नेट बैलेंस हम फाइनल कॉलम में लिखेंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारे पास एंडिंग बैलेंस आएगा, ये आपको एडजस्टमेंट में आमतौर पर दिया हुआ होता है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद जितने भी आपके पास प्रीपेड बैलेंसेज हैं, जैसे प्रीपेड सैलरीज है, प्रीपेड रेंट है, जो भी आपको दिया हुआ होगा वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद आपके पास आ जाती हैं ऑफिस सप्लाईज, सेल सप्लाईज, कमीशन रिसीवेबल, या इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीवेबल या रेंट रिसीवेबल, कोई सा भी ऐसा रिसीवेबल दिया हुआ हो जो आप मानते हैं कि करंट एसेट्स में आना चाहिए, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। करंट एसेट्स के बाद हमारे पास हैं नॉन करंट एसेट्स, या जिनको हम फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लैंड। लैंड आपके पास वो फिक्स एसेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, लेकिन बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, फिक्सचर्स, प्लांट एंड मशीनरी, ये तमाम वो फिक्स एसेट्स हैं या नॉन करंट एसेट्स हैं जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो अब इसमें मैंने 3 एसेट्स के ऊपर तो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाया है। जैसे पहला आपके पास है बिल्डिंग, बिल्डिंग में से हमने लेस किया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन लेस किया, ये आपके पास नेट फिगर आ गई। इसी तरह से फर्नीचर और फिर इक्विपमेंट में अगर डेप्रिसिएशन दिया हुआ होगा वो आप यहाँ पर लेस करके लिखेंगे नेट फिगर्स। व्हीकल्स, फिक्सचर्स, प्लांट एंड मशीनरी अगर ये दिया हुआ हो तो इसका भी डेप्रिसिएशन वैसे ही आ जाएगा। तो आपके पास ये सारे एसेट्स हैं, इन सबको टोटल करेंगे तो आपके पास ये आ गया टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स के बाद हम आते हैं इक्विटीज के ऊपर। इक्विटी साइड में सबसे पहले हमारे पास आ गई लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज आपको मालूम है वो तमाम लाइबिलिटीज जो आपको विद इन ईयर पे करनी होती हैं। तो इसमें हमारे पास मोस्ट कॉमन जो टाइटल होता है, जो ट्रेड अकाउंट हमारे पास मौजूद होता है, वो है अकाउंट्स पेबल। फिर आपके पास है अनअर्न्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट, रेंट पेबल, सैलरीज पेबल, इंटरेस्ट पेबल, टैक्सेस पेबल। इस तरह से कोई भी आपके पास ऐसे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जितनी भी मौजूद होंगी वो सारी आप करंट लाइबिलिटीज के अंडर लिखेंगे। फिर आपके पास है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस की बैलेंस शीट है तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास अकाउंट्स मौजूद नहीं होते लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के, तो कुछ आसान से आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज मौजूद हैं, जिसमें एक आपके पास है बैंक लोन और दूसरा आपके पास मौजूद है लॉन्ग टर्म लोन्स। क्योंकि आमतौर पे क्वेश्चन में आपको करंट लाइबिलिटीज ही दी हुई होती हैं, तो चंद एक क्वेश्चन होंगे जिनमें शायद आपको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज गिवन हो। लास्ट में हमारे पास है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी में सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इसमें हम ऐड और लेस करेंगे नेट इनकम या फिर लॉस, जो हमारा कहाँ से ड्राइव होकर आ रहा होगा, इनकम स्टेटमेंट से। और लास्ट में हम ड्राइंग इसमें से लेस करेंगे इफ गिवन। इन तीनों को एड लेस करने के बाद जो आपको फाइनल बैलेंस आएगा ये आपका कहलाता है कैपिटल एट एंड। इसको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल किसका, टोटल इक्विटीज का। ये साइड और ये साइड दोनों क्या आनी चाहिए, बैलेंस आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, उसको किस फॉर्मेटिंग के तहत लिखा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर प्रॉपर तरीके से एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, वो हमने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर पे मुलाकात होती है। अल्लाह।